तो इसको मैं रिपीट करता हूँ कि बेसिकली जो मैं किसी भी चीज को, जो मैं कह रहा था कि जैसे अगर ये इसकी डब्बी भी है क्रीम की, तो मैं जब ये खत्म होती है तो मैं थैंक यू बोल के फेंकता हूँ इसको। तो डब्बी को थैंक यू, क्रीम को थैंक यू, कि मेरे जीवन में जो भी इसने रोल किया। सेम अप्लाइज टू ए पर्सन, वो व्यक्ति जिंदा है या चला गया, उसके प्रति ग्रेटफुलनेस। अब जो हम बात कर रहे हैं कि बंदे के जाने की बात नहीं है, बंदा भी यही है, लेकिन उस बंदे के साथ अब आपके थोड़ी कड़वाहट हो गई है, चाहे वो आपने रिलेशन रखा है या रिलेशन हटा दिया है, तोड़ दिया है। तो हाउ टू डील विद दैट, कि द वे आई डील विद दैट इज कि मैं उस व्यक्ति के साथ जो कड़वाहट वाली चीजें हैं मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ। मैं आज भी, ऐसे हैं व्यक्ति मेरे जीवन में जो आज की डेट में मेरे संपर्क में नहीं है, कभी बहुत क्लोज थे, ठीक, लेकिन मैं जिस कारण से संबंध टूटा मैं उस पर फोकस नहीं करता। मैं उसके साथ बिताए हुए उन पलों में, हम कार में जा रहे हैं तो कुछ फनी मोमेंट होता था, तो आई वुड रिमेम्बर दैट। अभी भी हम लोग कितने देर कोट करते हैं, अरे पता है इसमें वो ऐसा करता था, उसके हम टांग खींचते थे। तो दैट व्यक्ति डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी टुडे। फॉर मी ही एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ही डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मी। आई विल लुक थ्रू हिम, अगर वो मिलेगा तो आई लुक थ्रू हिम, ही डजंट एग्जिस्ट। बट उसके साथ बिताए हुए वो वाले जो मजेदार वाले पल हैं वो मैं अभी भी याद रखता हूँ। अब आपका क्वेश्चन था। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन था संजीव जी कि एक प्रैग्मेटिक सा इश्यू बनता है ये कि मान लीजिए मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो किसी आदमी के साथ ऐसा रहा है कि उसने हेल्प भी नहीं की और काफी एक मर्सीलेस टाइप से बिहेव किया जब हमें, मतलब जैसे किसी सिचुएशन में हमें जरूरत थी। और उसके बोलने का तरीका वगैरह भी ऐसा बड़ा सार्कास्टिक था, बहुत गंदा था। ओवरऑल बहुत 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 बैड ट्रीट किया हमें जो है। अब हमारे दिमाग में उसके लिए मतलब हाँ, खोजें तो पॉजिटिव चीजें तो मिल जाएंगी, बट ऐसे वाले जो लोग हैं, क्या मुझे उनको टॉक्सिक मान करके बेसिकली अज्यूमिंग कि फ्यूचर में अगर मैं फिर से इनके साथ रहता हूं तो दे विल प्रोबब्ली रिपीट द सेम बिहेवियर एंड आई एम गोइंग टू गेट द सेम सिमिलर ट्रीटमेंट, मे बी नॉट टुडे बट टुमारो दे विल डू द सेम थिंग, क्योंकि ये उनके नेचर में है। तो कहीं ना कहीं ये घूम फिर करके वही करेंगे। तो ये मान करके उनसे रिलेशन तोड़ लेना बेटर है, या क्या करना चाहिए ऐसे वाले सिचुएशन में? मतलब प्रैग्मेटिकली तो लगता है कि हाँ, इट हैज बेसिकली हिट टिपिंग पॉइंट, या जो भी पॉइंट बोले। बियॉन्ड दैट अब हम देख चुके हैं, तो अब कुछ करने का फायदा नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो वो मूव ऑन किसी पॉइंट पे आके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन मतलब लोगों के दिमाग में बहुत आता है, इसको लोग पूछ नहीं पाते, समाधान भी नहीं मिल पाता है। हाँ। इसके दो तीन हम्म। पहलू हैं अरिंद्र, देखिए। पहले तो वो व्यक्ति कौन है। दुनिया में हर व्यक्ति के ऊपर ये बात लागू होती है कि जो व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट की है उसने रिपीटेडली, ठीक है, और आपका जो आपके प्रति दायित्व है, आपका दायित्व दुनिया के प्रति बाद में आता है, पहले सबसे पहले हम्म। आपके अपने प्रति दायित्व आता है। तो आपका दायित्व अपने प्रति क्या है, कि आप अपने को सेफ रखेंगे, आप अपने को पॉजिटिव रखेंगे, आपके भीतर नेगेटिविटी को का संचार नहीं होना चाहिए। ये ब्रॉड गाइडलाइन है अपने लिए। अब व्यक्ति के कारण टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उस व्यक्ति के साथ या किसी सिचुएशन के साथ, क्योंकि व्यक्ति भी हो सकती है, इससे भी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, सिचुएशन से भी हो सकती है। तो आइडियली, अगेन, लाइफ में हमेशा आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। तो आइडियल सिचुएशन हमें कई बारी क्रिएट करनी पड़ती है। तो आइडियली यू शुड नॉट हैव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, आइडियली यू शुड नॉट स्टे इन ए नेगेटिव जोन और विद ए नेगेटिव पर्सन, जोन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पर्सन। तो अपने को वहां से हटाइए, जिसको हम स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी बोलते हैं ना, या कृष्ण का जो रणछोड़ वाला जो प्रिंसिपल, गांधी का हिजरत वाला प्रिंसिपल, जो मैं उस बात कर रहे थे कभी, तो वो करना जरूरी है। बट इसमें कुछ चीजें हैं जो वो हैं, केविएट्स हैं कुछ, एक जो समझने वाले हैं कि पहली चीज, ये चीज माँ बाप पे लागू नहीं होती है।
ओके। उसका उसका रीजन है, उसका रीजन है, माँ बाप पे लागू नहीं होती है, क्योंकि ये चीज दोस्तों पे लागू हो सकती है, कजन्स पे, भाइयों पे, किसी भी रिलेशन में लागू हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ आए, जो भी हमारी कार्मिक थ्योरी है उसके हिसाब से समझ लीजिए या अदरवाइज भी समझ लीजिए, वो आपके साथ आए, द चॉइस टू बी विद यू, टू बी विद देम इज विद यू। मैं किसी दोस्त से दोस्ती रखना चाहता हूं, नहीं रखना चाहता हूं, ये चॉइस मेरा इनहेरेंट चॉइस है। पेरेंट्स मैंने खुद चूज किए थे। अगर हम जिस थ्योरी से हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट्स मैंने खुद चूज किए थे। पेरेंट्स का चूज करने का एक रीजन था। आज तो मैं अपने को संजीव पांडे बोलूंगा ना, तो मेरा एक पूरा एक बॉडी, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट, तो मैंने एक अपनी एक आइडेंटिटी बना रखी है सारी फॉल्स। ठीक है, मैंने बनाई है फंक्शनल रीजन से। मैं कितना आइडेंटिफाइड हूँ, कितना अपने ईगो को मैंने ऊपर चढ़ा रखा है, वो मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से देखें तो दिस इज माई क्रिएशन। मेरा मेंटल कंस्ट्रक्ट मैंने इतना बना रखा है, एंड दिस इज डायनेमिक, आई कीप चेंजिंग। जैसे मेरी बॉडी चेंज हो रही है डेली बेसिस पे, तो मेरा माइंड भी चेंज हो रहा होता है। लेकिन जब मैं एनर्जी फॉर्म में था, जब मैं फॉर्मलेस डायमेंशन में था, जिस समय मैं पूरे अपने पूरे जर्नी को, इधर की भी और आगे की भी, को मैं देख पाता था, तो मैंने अपने लिए इस लाइफ में एक भ्रूण, एक गर्भ चूज किया। एक गर्भ के साथ, क्योंकि गर्भ अपने आप नहीं आएगा, तो एक पिता को चूज किया। तो माता पिता चूज करते हैं, सोल चूजेस दी वूम्ब। ये हमारे जो ग्रंथ हैं वो भी बोलते हैं। जिन वेस्टर्न साइंटिस्ट ने इस सब्जेक्ट को स्टडी किया है वो भी अब ये बोलते हैं कि हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो ये जो थ्योरी है ये माँ बाप पे नहीं लगती है। मेरे जो मेरी बीच वाले भाभी हैं, उनके पापा हैं, वो बड़े अच्छे लेखक हैं, गोविंद मिश्र के नाम से हिंदी के लेखक हैं। उनकी किताब थी, किताब का नाम अभी याद नहीं है, शायद शायद पगला बाबा थी, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली exactly। उसमें उन्होंने बड़ा खतरनाक सेंटेंस लिख रखा है, वो मेरे ऐसे जहन में छपा हुआ है कि माँ बाप अच्छे बुरे नहीं होते हैं। माँ बाप या तो होते हैं या नहीं होते हैं, पीरियड, बात खत्म। माँ बाप अच्छे बुरे नहीं होते हैं। और वो उसको उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, बहुत एलिवेटेड आदमी है, मुझे नहीं मालूम, मैं उनके मस्तिष्क में जाके नहीं देख सकता हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि आप चूंकि माँ बाप को चूज करते हैं, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं उनको। हाँ, डील करना, आप बहस भी करेंगे, मेरी अपने फादर से बहस होती है बकायदा, कल शाम भी हुई। बहस होना अलग चीज है, बहस का मतलब दुराव नहीं है। मैं उनको अभी भी उतना ही प्यार करूंगा ना बहस के बाद भी, जितना पहले करता था। तो प्यार एक अलग चीज है, रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, केयर एक अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज गुड, है ना? तो वी कैन एग्री टू डिसएग्री, बट दैट डज नॉट डिमिनिश माई लव, रिस्पेक्ट, केयर, सेक्रेडनेस टुवर्ड्स हिम। तो माँ बाप के ऊपर ही बात लागू नहीं होती। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कैसे करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या वो व्यक्ति भी अवेयर हो रहा है पास्ट के प्रति, जो पास्ट एक्शंस थे, पास्ट रिएक्शंस थे। अगर वो नहीं हो रहा है, अगर वो वैसा का वैसा ही है, तो फिर आपको अपने को साइड में रखना है। बट आप जो आपका क्वेश्चन था कि भाई प्रैग्मेटिकली हम क्या उससे डिटैच हो जाएं, अलग हो जाएं, बिल्कुल, तो यस हो जाइए, लेकिन एक हल्का सा कॉर्नर खुला रखिए यहाँ पे कि कल को अगर वो व्यक्ति आपके पास आता है, जेन्युइनली सॉरी बोलता है, ठीक, उसके एक्शंस उसके सॉरी को, उसके चेंज ऑफ बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वी मस्ट गिव ए सेकंड चांस, ए थर्ड चांस टू द पीपल with whom we have been close or we are close। एक गलती पे हमेशा ये वाला स्टेप नहीं ले सकते हैं आपकी, आप छोड़ दें। हाँ, अगर मतलब ये होता है कि भाई वो व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है, या उसका वो ये कह रहा है कि यू गो टू हेल, मैं ऐसा ही हूं, तो अपने को बचा लीजिए। अगेन उसमें कोई बहुत उसका दुराव पैदा करने की जरूरत नहीं है उसके प्रति। अपने को सेव करिए, मतलब जो आपकी एनर्जी है ना, द वे मुझे लगता है कि चीजों को डील करने का, कि आपकी एनर्जी उधर को ना बहे कि मैं उसको देख लूंगा, या मुझे
हम्म। उधर को ना बहे, आपकी एनर्जी बचे, मुझे अपने को बचाना है। बचाने का ऐसा नहीं कि वो आपको अटैक कर रहा है, मीन्स अपनी जो इमोशनल मेंटल हेल्थ है, और देयर बाय योर फिजिकल हेल्थ, क्योंकि इंटरलिंक्ड भी है ना चीजें, तो वो आपको बचाने की जरूरत होती है, तो अपने को बचा लीजिए। और बचाने का मतलब कोई हाँ कोई डर के नहीं भाग रहे हैं, ये बहुत ही कॉन्शियस ब्रेव डिसीजन होता है जब हम अपने को बचाने की बात बोलते हैं। ये बहुत ब्रेव डिसीजन होता है, क्योंकि हम लोग फंसे होते हैं। कल ही शाम को एक हमारी है लेडी जिससे मैं बात कर रहा था, उसको मैं बहुत सालों से इस चीज को समझा रहा था कि शी शुड टेक सम डिसीजन अबाउट हर रिलेशनशिप, क्योंकि उसके हस्बैंड से और उसकी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। तो शी शुड टेक नाउ, शी हैज क्रिएटेड अ काइंड ऑफ एक वो रूमानी सी पिक्चर बना रखी है कि नहीं सर, इसमें तो ऐसा होना चाहिए ना, फैमिली तो ऐसी होनी चाहिए ना, हस्बैंड रिलेशनशिप तो ऐसी होनी चाहिए ना। मैंने कहा हो रही है, इतने सालों से नहीं हो रही है ना। सो टेक ए डिसीजन। आई एम नॉट सेइंग कि डिवोर्स दे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि डिवोर्स की बहुत बड़ी कॉस्ट होती है इंडियन सोसाइटी में, तो बहुत बड़ी कॉस्ट कॉस्ट है। बच्ची भी है, बड़ी बच्ची है। हम डिवोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिटैचमेंट की। आप अपने को हटाओ ना, आप अपने को जो इमोशनली आपने एंटेंगल कर रखा है उसको हटा दो ना। सेव योर सेल्फ, यू आर ऑलरेडी ए पेशेंट, कम ऑन। शी इज ए कैंसर सर्वाइवर, इतना कुछ हो गया जिंदगी में, कैंसर हो गया, नाउ शी डीलिंग विद दैट, ठीक हो गई है। तो लेकिन अरे, अपने को डिटैच कर लीजिए। एक ही घर में रहना है तब भी डिटैच कर सकते हैं आप, संसार में रहना है तब भी डिटैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि आपको वो संन्यास का मतलब केवल वहां उत्तरकाशी के आगे कंदराओं में जाके बैठना है, ऐसा नहीं है। आप घर में रह के भी तो सन्यासी हो सकते हो। आपका जो ऐसे बहना है, जैसे हमने बात की थी ना मेडिटेशन प्रोग्राम में, वो कि टेंटिकल्स वाली, कि आप ऐसे ऐसे फैला के रखते हो ऑक्टोपस की तरह, तो टेंटिकल से विड्रॉ कर लो यार, हो गया डिटैच आदमी, है ना? तो नींद लाने का भी तो हमने फॉर्मूला एक बार शायद डिस्कस किया था कि नींद लाने टेंटिकल्स को हटाइए, यहाँ पर फोकस करिए, नींद आ जाती है। तो वो एक वो है, तो आप हटा लो ना। तो सन्यासी घर में रह के भी आदमी, दुनिया में रह के भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे आप हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के भी सन्यासी रह सकते हैं। और अब तो ये बड़े लग भी रहे हो सन्यासी जैसे, तो अच्छी बात है। यहाँ से भी हटा दिया, उधर से भी हटा लो, फंक्शनली रखिए ना। तो व्यक्ति से जरूरी नहीं है कि आपने तोड़ना है, बट अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए टॉक्सिक हो रहा है, खराब है, फर्स्ट लिमिट द इंटरेक्शन। जैसे परसों हम लोग एक दूसरे एक व्यक्ति की बात बोल रहे थे कि डोंट एंगेज योर सेल्फ, है ना। हम्म। वो ए वेनसडे वाला फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि जस्ट डील विद दैट अप्रोप्रिएटली। वो छोटे छोटे बॉलीवुड से भी फॉर्मूले निकलते हैं ना, तो ऐसा थोड़ी कि बॉलीवुड में सारी चीजें ऐसी दिखा देते हैं, तो उससे भी फॉर्मूला हाँ। निकलता है। तो आपको वो अपना एंगेजमेंट डिसाइड एंड डिफाइन करना है कि कितना करना है। और अगर ये लगता है कि रिपीटेडली बंदा अ, अपने जैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, डिसएंगेज, हट जाइए, मत करिए उससे बात, अपने को प्रोटेक्ट हम्म। करिए। एंड प्रोटेक्ट करना डज नॉट मीन इट इज ए साइन ऑफ वीकनेस, इट इज नॉट। हम्म। अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं, किसी व्यक्ति को ना नहीं बोल पाते हैं। बंदा आके बैठ गया आपके सामने, आप उसको कह नहीं पा रहे हो कि आप प्लीज जाइए, मैं बिजी हूँ, आप नहीं कह पा रहे हो। हम लोग, हमारे सोशल ये जो कल्चरल सोशल मूरिंग्स हैं, ये बड़ी बांध के रखती हैं। यू हम्म। कैन बी पोलाइट एंड यू कैन से नो, उसका तरीके हैं, वो बिल्कुल एनर्जी लेवल पे काम करता है। इफ यू इंटेंड वेल, अगर आपकी इंटेंशन खराब नहीं है व्यक्ति के प्रति, तो आपका नो बिल्कुल अच्छे से लैंड होता है। मैं तो बोल लेती हूँ संजीव जी, जो सही नहीं है वो अच्छे से बोल लेती हूँ। कल ही बोला था किसी को, कोई अंदर आ रहा था, मैंने कहा नहीं नहीं आप बाहर 2 मिनट वेट करेंगे, जब खत्म हो जाएगी जो भी चीजें हाँ हैं, तो हाँ वो भी मुस्कुरा के हाँ ठीक है मैं वेट करती हूँ बाहर। तो हाँ। ऐसे बोलना जरूरी भी है। अब जो चीज सही है संजीव जी वो सही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ हरेंद्र, बड़े आप विचारों और में बड़ी संजीव जी ये कभी कभी मुझे पता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम थोड़ा ना वो सेंसिटिव कम हो। तो मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि सेंसिटिव रहने से फायदा नहीं है ना। जहाँ इंसान हैप्पी है, खुश है, सही काम कर रहा है, वहां सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
नहीं देखो, मुझे तो एक बहुत बेसिक चीज लगती है हरेंद्र, कि ये अपनी थोड़े इमोशनल और सेंसिटिव ज्यादा है संजीव याद है जी। वो परसों वाले एपिसोड में क्या हो रहा था, वही तो हो रहा था। हम्म। ये तो भाई, बिकॉज ही इज सेंसिटिव, ही इज वेरी वेरी, मतलब इनका एम्पैथी लेवल हाई है, सेंसिटिविटी लेवल हाई है, तो जल्दी एंगेज होते हैं। हम्म। तो वो हम्म एंगेज नहीं, वो एम्पैथी लेवल में प्रॉब्लम नहीं है, किस व्यक्ति से किस तरह का आप इंटरेक्शन कर रहे हैं वो आपको चेक करना होता है। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो फिर फंक्शनल होनी चाहिए ना। वो ओवर पावर हम्म नहीं होनी चाहिए, ओवरवेलमिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ को ओवरवेलमिंग ना करे ना। हम्म ये सबसे बड़ा दायित्व तो आपका अपने प्रति है भाई। मतलब सोच, कई बातों में ये एक पैटर्न आ रहा है कि जैसे मतलब थिंकिंग ओवर थिंकिंग के बीच में क्या लाइन है, या फिर जैसे एम्पथी और सेंसिटिविटी वर्सेस मतलब अननेसेसरीली एंगेज हो जाना और ओवर एंगेज हो जाना, इसमें भी थोड़ा एक फाइन लाइन है। तो कहीं ना कहीं इनमें पैटर्न यही आ रहा है कि नो व्हाट यू आर डूइंग, एक्चुअली नो व्हाट, मतलब अब समझ में आना चाहिए, अवेयरनेस वो बहुत जरूरी है कहीं, एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली, कि कहाँ पे मुझे अब रोक देना है, सोचते सोचते कि नाउ आई एम गेटिंग इनटू द ओवर थिंकिंग टेरिटरी, या नाउ आई एम गेटिंग इनटू द ओवर एंगेजमेंट टेरिटरी, वो वाला। एग्जैक्टली। इसीलिए जो वो है ना, ये जैसे हम जो मेंटरिंग की बात करते हैं ना, हैंड होल्डिंग की बात करते हैं, कोचिंग की बात करते हैं, वो यही होता है क्योंकि वहां से एक आपको ऑब्जेक्टिव व्यू मिलता है। कल्याणी अगर उस बात को बोलेंगी तो शायद आपको, क्योंकि आप एक डिफरेंट रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अदरवाइज भी कॉम्प्लेक्स होती है, तो वहां से आपको अगर सेम चीज भी मिल रही होगी ना, यू विल नॉट टेक इट इन दैट सेम स्पिरिट। हम्म वो एक जो चीज होती है वो हल्का सा अगर मेंटरिंग रहती है या कोई अच्छा दोस्त है, मेंटरिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी को हमेशा एंगेज ही करना है, आई एम नॉट सेइंग दैट। कोई भी आपका अच्छा व्यक्ति हो, कोई अच्छा दोस्त हो जो आपकी लाइफ को जानता हो और आपकी लाइफ को ऑब्जेक्टिवली देख पाए, डिस्टेंस से देख पाए। अगर मैं अपनी लाइफ को यहाँ से देखता हूँ तो मुझे अलग व्यू नजर आता है ना, और यहाँ बजाय ऐसे देखने के, यहाँ से अलग व्यू होता है, ऊपर से अलग व्यू होता है। तो हमें एक बंदा चाहिए अपनी लाइफ में जो आपकी लाइफ को ऊपर से देख रहा हो, ऑब्जेक्टिव व्यू, बिल्कुल एक बर्ड्स आई व्यू, आपके पीछे भी देख पाए कि पीछे क्या है, आपके आगे तक देख पाए। तो वो है, बट इसकी प्रैक्टिस करने पड़ती है, फेल होते हैं, बहुत फेल होते हैं शुरू में, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एवरी इवेंट हैज टू बी एनालाइज्ड एंड देन जो इसको पल्स ऑफ विजडम कहेंगे वो निकालिए। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे पिछली पीछे एक बारी की, पास्ट को कैसे वो करना होता है कि आप इमोशन से आप उसको इमोशन और एक्शनेबल पॉइंट, इमोशनल पॉइंट और एक्शनेबल पॉइंट को अलग अलग रखना है जब आप पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं। जब भी आप इमोशनल तरीके से पास्ट को एनालाइज करते हैं तो यू गेट कैरिड अवे इन द पास्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। बट अगर आप एक्शनेबल हम्म पॉइंट्स निकालते हैं, जिसको हम अभी हमने पल्स और विजडम की बात की, कि वो निकाला कि ओके, परसों मेरे इंटरेक्शन में अच्छा ऐसा हुआ था, तो दिस आई शुड नॉट डू, आई एम अवेयर ऑफ दिस। हम्म तो लिटिल अवेयरनेस, 2% 5% अवेयरनेस जम जाएगी जाके सिस्टम में। अगली बारी आप उस हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑपरेट करोगे। दैट अवेयरनेस हम्म माइट नॉट बी अगेन सफिशिएंट टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन, वाइज डिसीजन। So again you हम्म may falter, but again once you analyze the action, past action, and you draw the pulse of wisdom, again little 2% 5% अवेयरनेस फिर और ऐड हो गई। तो ये accumulation ऑफ अवेयरनेस है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम, आफ्टर ए सर्टेन टाइम ये आपको पासिंग मार्क्स के ऊपर ले जाएगी। तो वट एवर द पासिंग मार्क्स, जो आपका टिपिंग पॉइंट होता है, क्रिटिकल मास होता है, हम्म तो क्रिटिकल मास पे लेके जाएगी वो आपको। तो एक बार ये आपने क्रिटिकल मास अचीव कर लिया तो चल गया नहीं आपका रिएक्टर अंदर उस चीज को लेके, तो हो गया। उसके बाद फिर आप फॉल्टर नहीं करोगे। बट एवरी हम्म टाइम एक्शनेबल पॉइंट्स निकालना और उनको, उनका जो विजडम है उसको एक्युमुलेट करना, वो जरूरी है ना। चलिए आखिरी के, हमारे टाइमर आ गया, तो मेडिटेशन कर लेते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल संजय जी। कर लें। इनका भी कोई क्वेश्चन था बट ये कल पूछ लेंगे, तो अपना वो अच्छा, क्वेश्चन था कुछ। क्वेश्चन कोई थोड़ा बात नहीं, अभी तो बोल याद भी दिए। नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, तो आप उस पर डाल दीजिएगा बेशक। का उद्देश्य क्या है और वो वाला चैलेंज करना। हाँ, उसको वो अच्छा, हाँ, मैंने देखा था तो वो मैं वो याद आ डाल गया। लेना, उस पे कल। टेक्स्ट पे डाल देना, तो उससे याद रहते हैं क्वेश्चंस। हाँ कल कल डिस्कस कर लेंगे हैं पूरा। अपना। अम, चलिए आंखें बंद करेंगे।
गहरी सांस लेंगे 2-4। गहरी सांस माने पेट फूलना चाहिए जब हम इनहेल करेंगे। पेट के फूलने को अनुभव भी कर सकते हैं, उसको फील करिए कि पेट फूल रहा है सांस लेते में। अपनी अटेंशन अपने टोस पर लेके जाएं, उसको रिलैक्स करने के लिए बोलें। फीट, एंकल्स, calves, भीतर से उसे फील करें। जब भी आप अपने अंगों को देखते हैं, आंखें बंद करके फील करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। घुटना, थाइज, हिप्स, बैक, लोअर बैक, कमर, हथेलियां, रिस्ट, फोर आर्म, एब्डोमेन, साइड्स ऑफ द एब्डोमेन, चेस्ट, अपर बैक, अपर आर्म, शोल्डर्स, नेक। शोल्डर्स और नेक की तरफ खास ख्याल दें। अगर स्टिफनेस है, टाइटनेस है तो उसको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। चिन, लिप्स, चीक, ईयर्स, नोज, आईज, आईलिड्स, टॉप ऑफ द हेड, फोरहेड। Put your attention on center of the forehead between the two eyebrows. अब क्विकली अपनी अटेंशन को अपने आज्ञा चक्र आईब्रोज के सेंटर से बिल्कुल सामने, हॉरिजेंटली सामने 4-5 फीट दूर उसको प्लेस करें। जितने भी दूर कर सकते हैं उतना दूर करें और वहां से अपने आप को देखने का प्रयास करें। जिस भी अवस्था में आप बैठे हैं अपने आप को उस अवस्था में देखने की कोशिश करिए। आप काफ़ी देर से स्क्रीन पे अपने आप को, अपने फेस को, अपनी बॉडी को, अपनी चेस्ट को देखते आए हैं, कंधे, हाथ। तो उस इमेज को रिकलेक्ट करिए, अपने आप को उस रूप में देखने की कोशिश करिए। अपने सिर से लेके अपने पूरे पाँव तक अपने को देखने की कोशिश करें, ऐसे जैसे कोई दूसरा व्यक्ति हमें देख रहा है। दूर से दूसरे व्यक्ति की आंख से अपने आप को देखने की कोशिश करिए। न केवल अपने आप को, अगर आप अपने शरीर के आसपास जो और चीजें हैं उनको भी अगर आप देख पा रहे हैं तो उसको भी और क्लियरली देखने की कोशिश करिए। जैसे कि कोई व्यक्ति हमें और हमारे आसपास की चीजों की फोटो लेने की कोशिश कर रहा है, उस ढंग से उस डिटेल्स के साथ अपने को देखने की कोशिश करिए। क्योंकि हम फिजिकलिटी को अच्छे से समझते हैं तो इसलिए पहले हम फिजिकल चीजों को देखते हैं। जब इस प्रैक्टिस को अब कुछ दिनों तक करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने जो नॉन फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारी ओपिनियंस हैं, हमारे इमोशंस हैं, उनको भी हम देखना शुरू करते हैं। अपने आप को, नॉन फिजिकल फॉर्म को, फॉर्मलेस डायमेंशन को देख पाना, गीता में जो साक्षी भाव है
कृष्ण उस बात को बोलते हैं। जेन फिलोसॉफी में इस चीज को बोलते हैं कि ट्राई टू सी योर फेस बिफोर यू आर बॉर्न। अब अपनी अटेंशन वापस अपने माथे पे लाइए, द पॉइंट बिटवीन द टू आईब्रोज। फील करें उस पॉइंट को, अपनी आंखों से उस पॉइंट को देखने की कोशिश करें, बिना आंख खोले अपनी आईबॉल से अपने माथे के बीच की तरफ देखने की कोशिश करें। हल्का सा प्रेशर आएगा, उस प्रेशर को फील करिए। आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, मन रिलैक्स्ड है, आपकी एनर्जीज एक पूरी अच्छी तरह से फ्लो कर रही हैं। अपने हाथों को रगड़ेंगे, हाथों के बीच में वार्मथ लेकर आएंगे और फिर उस वार्मथ को, हथेली को आंखों के ऊपर रखेंगे। ये एनर्जी आंखों को भी हील करती है, रिलैक्स करती है। दिन में भी अगर आप कभी ज़्यादा स्क्रीन से आंखों में दिक्कत आती है तो आप, सिंपल सी एक्सरसाइज है, आई एक्सरसाइज के अलावा भी अगर आप, टाइम कम है तो सिर्फ हाथों को रगड़ के अगर आप अपनी आंखों के ऊपर रख लेते हैं तो आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। आज का दिन अच्छे से बिताएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। कोशिश करेंगे कि जो पल, जो चीज़ हमारे आसपास है, जो व्यक्ति हमारे आसपास है, केवल अपनी ऊर्जा, अपनी थिंकिंग उसी के आसपास रखेंगे। बहुत पीछे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सिर्फ सीखने के लिए जाएंगे, इमोशनल एंगल से पीछे नहीं जाएंगे। प्रेजेंट में रहने का प्रयास करेंगे और फिर प्रणाम करेंगे, अपने आप को भी और समस्त जीवों को। आंखें खोलेंगे। हाँ, कर पाई थी कल्याणी? कुड यू सी योर सेल्फ फ्रॉम? आप भी हरेंद्र? गुड गुड गुड। कर चलिए, पाया था सर जी। चलिए ठीक है। अच्छा है आप का, जो आपने बता रहे थे कि मेडिटेशन का एक मेंटल अलार्म आपका चालू हो गया दोनों का, तो बीच बीच में कर लेते हो। दैट इज द की। अब अब मेरा प्रेजेंट में रहने वाला भी अब चालू हो गया थोड़ा थोड़ा, संजीव जी मैं ये नोटिस किया है जो बहुत बढ़िया। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस अगेन। पहले हमें है। फंडा सीखना होता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, फिर आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। तो तो जब चलिए। भी खाली टाइम होता है संजीव जी, ब्रीथ और मेडिटेशन ये दोनों ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है हमारा। मैं बहुत कल इनसे बता रहा था कि लास्ट वाले मेडिटेशन का जो है एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ा संजय जी, कि मेरे दो नाइटमेयर्स थे। एक्चुअल नाइट में लिटरली वो नाइटमेयर्स थे। खत्म होने वाला है, और बिल्कुल बहुत, कभी भी कट हाँ, जाएगा। वो हाँ। आते थे जो है उस मेडिटेशन के बाद से वो खत्म हो गया है, उसका कभी भी नहीं नहीं आए। है जो है।